तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नेमसा में। जैसा कि साथियों काफ़ी दिन हो गए हम अपने चैनल पर कुछ वीडियो अपलोड नहीं किए थे। कुछ कारण थे इसके भी, कुछ काम भी थे। तो ख़ैर साथियों की बाकी वाली बात को तो छोड़ते हैं। तो जैसा कि साथियों आप सब हमारे पिछले एपिसोड को देखा होगा और उसमें हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार परिवहन के संसाधन जिसमें हमने सड़क परिवहन पढ़ लिया था, मतलब स्थल के जितने भी है वो पढ़ लिए थे, जिसमें सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है और पाइपलाइन है, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम साथियों बात करेंगे अपने जल मार्ग के बारे में और एक बात करेंगे वायु मार्ग के बारे में। तो जैसा कि साथियों ये जल मार्ग है या वायु मार्ग है, इनमें सबसे पहले हम जल मार्ग की बात करते हैं। तो जल मार्ग का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे मन में आता है समुद्र, नदियाँ, मतलब ऐसे विशाल स्रोत जिसमें नौकाओं का चलना आसान हो और जहाँ छोटे रास्ते होते हैं या छोटी नदियाँ होती है वहाँ छोटी नौकाएँ चलती है, और जहाँ विशाल अथाह समुद्र होते हैं जैसे हिंद महासागर है, विदेशी व्यापार है, इन सब करने में, दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध को स्थापित करने में, दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए हमें नौ संचालन की बहुत मतलब आवश्यकता होती है। जैसा कि साथियों हम ये भी पढ़ते हैं कि आज से प्राचीन काल लगभग मतलब सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिलते हैं कि हमने ये भी पढ़ा था कि लोथल गुजरात का क्षेत्र है जो बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध था, जो गोदीवाड़े के लिए प्रसिद्ध था। तो खैर इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जिनके बारे में हमेशा बात करते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर 500 वर्ष तक राज किया था या 300 वर्ष तक राज किया था या जो भी है, 1600 में आए थे, उनसे पहले जो आने वाली विदेशी पहली मतलब अगर अंग्रेजों के या ईसाइयों के संदर्भ में बात करें तो आने वाली पहली जाति पुर्तगीज जो 1498 में हिंदुस्तान में प्रवेश करती है, तो वो कहीं न कहीं समुद्रों से आए और उस समय भी समुद्री मार्ग से क्या होते थे, हमारे व्यापार होते थे। तो आज हम उन्हीं जल परिवहन के बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों कि अगर हम बात करें और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करता हूँ मैं, चाहे सड़क परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, चाहे जल परिवहन हो, इन तीनों में सबसे सस्ता साधन, अगर कोई परिवहन का सस्ता साधन है, तो वो जल परिवहन है। और दूसरा, अगर भारी चीज़ों को उठाने के लिए या भारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी स्थान पर पहुँचाने के लिए भी अगर कोई परिवहन योग्य है, तो वो भी कौन-सा है? जल परिवहन। जैसा कि साथियों हम देखते हैं कि हमारे देश में लगभग जल अंतः जो स्थलीकरण जल नौ संचालन है और उनका लगभग वो दूरी है वो 15,000 अपने 14,500 किलोमीटर के आसपास वो दूरी इतनी है। लेकिन उसमें जो मशीनीकृत अपने जो नौकाएँ चलती है, उन मशीनीकृत नौकाओं की जो दूरी तय की गई है या दूरी तय होती है आज, वो है 6,585 के आसपास। उन्हें माफ़ कीजिएगा 5,685 किलोमीटर के आसपास हमारी नौकाएँ, इतनी मशीनीकृत नौकाएँ दूरी तय करती है। इसके साथ ही हम समुद्री पतन के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन-सा हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद बताया गया मतलब बनने वाला या बनाया गया या निर्मित कृत्रिम पहला पतन है। इसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि उस पतन का निर्माण भी क्यों किया, और एक हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि जो हमारी कुल समुद्रीय सीमा है या जो तटीय सीमा है वो कितनी है, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए साथियों चलते हैं बिना देरी किए। सबसे पहली चीज़ है जलीय परिवहन। जल मार्ग या अपन ऐसे कह सकते हैं, जल मार्ग की बजाय अपन ये भी कह सकते हैं कि जल से होने वाला परिवहन, जल से होने वाला होने वाला परिवहन क्या कहलाता है? जलीय परिवहन। देखिए, परिवहन का सबसे सस्ता सबसे सस्ता साधन है
परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जलीय परिवहन है। इसके साथ ही नौ संचालन है वो 14,500 किमी है। ठीक है। अंतः स्थलकरण का ये लिख सकते हैं साथ में अंतः स्थल का नौ संचालन कितना है? 14,500। इसके साथ ही साथियों बात करें तो समुद्री तट या भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा वो है 7,516.6 किलोमीटर। मशीनीकृत नौकाओं का आगमन, नौकाओं का आगमन वो होता है आपके 5,685 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 5,685 किलोमीटर। तो जल में होने वाला परिवहन जो जल में चलता है वो परिवहन जलीय परिवहन कहलाता है। और दूसरा इसके साथ ही साथियों ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तो वो है अपना जलीय परिवहन है। और इसके साथ ही साथियों याद रखना ये भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही योग्य है। इनका व्यापार समुद्री मार्गों में होता है। अगर देश के अंदर है तो कई नदियों से हो सकता है और होता भी है। और अगर अलग विदेश की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें, जैसे कि हम आगे देखेंगे एक दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं और दो राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राज्यीय व्यापार भी कहते हैं। इसके साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि जब कि हम ये भी पढ़ेंगे कि व्यापार क्या है। और इसके साथ ही हम ये भी पढ़ने जा रहे हैं कि जो स्थल अंत स्थल का जो नौ संचालन है वो कितना लंबा है कि वो है 14,500 किलोमीटर। और उसके साथ ही भारत की जो तटीय सीमा है वो 7,516.6 किलोमीटर है। और इसके साथ ही मशीनीकृत नौकाएं चलने का जो आगमन है वो 5,685 किलोमीटर होता है। अब देखिए साथियों, हिंदुस्तान में अगर नौकाओं की बात करें या नौकाओं के आगमन की बात करें तो अगर सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो इन नौकाओं के लिए या जो जलीय परिवहन है, इन जलीय परिवहन का सबसे बड़ा जो राजमार्ग है वो है गंगा नदी पर बना हुआ है। 1620 किलोमीटर का वो हल्दिया से लगाकर इलाहाबाद तक है। और अगर दूसरी बात करें हम तो ब्रह्मपुत्र नदी पर भी बना हुआ है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी का है जो है सदिया से लगाकर धुबरी के मध्य बना हुआ है। और ये 891। अब मुझे लगता है कि हम इन दोनों में से एक आप अगर याद करते तो हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो भारत सरकार का राष्ट्रीय जल मार्ग वो जो घोषित किया गया है वो सबसे बड़ा जल मार्ग कौन सा है, तो 1620 किलोमीटर है और ये हल्दिया से इलाहाबाद तक फैला हुआ है। इसके साथ ही साथियों जो अभी वर्तमान की बात करें तो पहले हम ये बात कर ही लेते हैं कि हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय जल मार्ग लिख दो। और इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। इसके साथ ही साथियों और याद करना चाहते हैं तो वो है धुबरी से, तो एक है अपने हल्दिया से इलाहाबाद तक जो गंगा राष्ट्रीय राजमार्ग है और एक है अपना सदरी से धुबरी तक, सदरी से धुबरी तक, धुबरी के मध्य। और ये है अपने ब्रह्मपुत्र का राष्ट्रीय राजमार्ग, ब्रह्मपुत्र राष्ट्रीय जल मार्ग। और ये है साथियों अपने 891 किलोमीटर।
इसके साथ भी केरल में भी है अपने, और भी है। अब देखिए साथियों की जो हम बात कर रहे हैं ये जलीय परिवहन की, तो एक बार वापस देख लेते हैं। जल से, जी जल से होने वाला परिवहन है वो जलीय परिवहन है, या जल में होने वाला परिवहन है वो जलीय परिवहन है। और परिवहन का ये सबसे सस्ता साधन है, चाहे सड़क परिवहन हो, चाहे मतलब चाहे रेल परिवहन हो, या कहने का मतलब चाहे वायु परिवहन हो, सबसे सस्ता अगर कोई परिवहन का साधन है तो जलीय परिवहन ही है। इसका अंतःस्थल का नौ संचालन है वो 14,500 किलोमीटर है। इसके साथ ही भारत की जो तटीय सीमा है वो समुद्री तट पर वो है 7,516.6 किलोमीटर है। वो मशीनीकृत नौकाओं का जो आगमन है वो 5,685 किलोमीटर। और इसके साथ ही जो हमारा जो राष्ट्रीय जलीय राजमार्ग है वो है सबसे बड़ा है, वो गंगा नदी पर बना हुआ है, वो जो हल्दिया से लगाकर इलाहाबाद तक है 1620 किलोमीटर। उसके साथ सदरी से धुबरी के मध्य है वो जो ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये भी राष्ट्रीय राजमार्ग 891 किलोमीटर। इसके साथ भी केरल में बना हुआ है अपने। इसके साथ ही अगर हम दक्षिण में जाते हैं तो और मतलब चेन्नई के आसपास वहां पर भी मतलब ऐसा बना हुआ है। अब देखिए साथियों, हिंदुस्तान में अगर हम जलीय परिवहन की बात करें तो हमारे मन में एक और महत्वपूर्ण बात आती है, पतन, जिन्हें हम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो हिंदुस्तान में वर्तमान में 12 तो बड़े पतन है या प्रमुख पतन है, 12 प्रमुख पतन। प्रमुख पतन कितने हैं? 12। 12 प्रमुख पतन है। और छोटे मोटे पतन है वो 200 छोटे बड़े पतन, छोटे बड़े पतन। और इन पतनों के माध्यम से हिंदुस्तान का 95% व्यापार, कितना प्रतिशत व्यापार? 95% व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से होता है। और अगर मुद्रा के तौर पर देखा जाए तो 58, माफ कीजिए साथियों, अगर ये तो है अपना व्यापार, वस्तुओं का व्यापार है, 95% भारत में वस्तुओं का व्यापार किसके माध्यम से होता है? जलीय परिवहन के माध्यम से होता है। और अगर मुद्रा के तौर पर देखें तो 68%, मुद्रा की दृष्टि से, मुद्रा की दृष्टि से कितना प्रतिशत है? 68%। मुद्रा की दृष्टि से कितना प्रतिशत है? 68% व्यापार जो किससे होता है? इन पतनों से होता है। अब देखिए साथियों, इन पतनों में हम मार्मागो पतन की भी बात करेंगे। मार्मागो पतन के साथ हम और भी पतनों की बात करेंगे, जिसमें चेन्नई पतन है, उसमें अपने जो कांडला पतन है कच्छ में बनाया गया है, ये भी किसके बाद बनाया गया है? ये स्वतंत्रता के बाद बनाया गया है। तो खैर साथियों, अब हम बात करते हैं 12 प्रमुख पतनों में। हम 3-4 पतनों की बात करेंगे, कौन से पतन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, या कौन से पतन के बारे में हो सकता है कि प्रश्न पूछ ले बोर्ड वाला, या ऐसे या कोई किसी भी प्रतियोगिता में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो खैर साथियों, अब तो देखिए साथियों, स्वतंत्रता जिस समय 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आजाद होने से पहले हमारे देश में, हमारा देश का एक टुकड़ा हुआ, और वो टुकड़ा नया अलग हुआ हमारे देश से, जिस टुकड़े का नाम है पाकिस्तान। अब देखिए साथियों, अंग्रेजों का समय, हम आजादी से पहले हमारे देश में हम आजाद किससे हुए? कि अंग्रेजों से। हम अंग्रेजों से आजाद हुए, लेकिन हमारे से पहले हमारे देश का ही एक अलग टुकड़ा हुआ जो पाकिस्तान है। अब उस समय दक्षिण में एक अपने, हम पहले भी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से भी गुजरात के लोथल से हमें साक्ष्य मिले, वहां गोदीवाड़ा था, मतलब वहां बंदरगाह थे, तो या बंदरगाह था। तो उस समय, जिस समय अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे, उस समय भी गुजरात में, कराची, गुजरात के आसपास कराची बंदरगाह था, जो बाद में कहाँ चला गया? अपने पाकिस्तान में चला गया, जो एक मतलब कहने का मतलब आजादी के बाद में। और उसके बाद, और दूसरा पतन उसके नजदीक में था जो मुंबई पतन था। लेकिन ज्यों ही आजादी के बाद जो पतन था कराची का, वो पाकिस्तान में चला गया। तो उसके बाद भारत में व्यापार करने की बहुत ज्यादा दिक्कत आई, बहुत व्यवस्था, मतलब बहुत ज्यादा उनके ऊपर व्यापार के मतलब घटनाएं आने लगी, या बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी। जैसे कि हम ये मान लें, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि कोई भी मार्ग होता है कि, और उस मार्ग पर जिस समय ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां चलने लगे, ज्यादा से ज्यादा जाम लग जाए, तो उस समय हम देख सकते हैं या ये मान सकते हैं कि ये मार्ग बहुत ही व्यवस्था, मतलब व्यस्त मार्ग हो चुका है। तो उसके बाद सरकार क्या करती है कि उसके साथ ही एक नया मार्ग बनाती है उसकी सहायता के लिए। तो ऐसा का ऐसा सरकार ने कि कराची बंदरगाह की पूर्ति करने के लिए, या जो मुंबई बंदरगाह था उसके सहयोग के लिए, और कराची बंदरगाह की पूर्ति करने के लिए
एक नया बंदरगाह का निर्माण किया, जिस नए बंदरगाह का नाम क्या है? कांडला, जो कच्छ में निर्मित है, गुजरात में। तो मैं ये लिख सकता हूं, स्वतंत्रता के बाद निर्मित भारत का पहला बंदरगाह, पहला बंदरगाह। ठीक है, या पतन जो भी है। अब देखिए साथियों, कौन सा है? तो इस पतन का नाम है, कच्छ में है, कांडला, कच्छ में कांडला बंदरगाह। ये बंदरगाह कहाँ है? कच्छ में है, और है कौन सा? कांडला। अब देखिए साथियों, ये कैसा है? ये ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह। इसके साथ ही इस बंदरगाह का नाम है दीनदयाल पतन। कौन सा पतन? दीनदयाल पतन। वो कौन सा बंदरगाह है जो दीनदयाल पतन के नाम से जाना जाता है? तो वो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। इसके साथ ही है कि स्वतंत्रता के बाद निर्मित भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो वो भी कांडला बंदरगाह है। इसके साथ ही कहाँ बनाया गया? कच्छ, गुजरात में। और साथियों, बनाने का कारण क्या है? बनाने का ये कारण है कि कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण हमारा जो मुंबई का बंदरगाह था उसके ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब वो बहुत ज्यादा व्यस्त था, और उसकी व्यवस्था या उसके ऊपर जो साधनों के या व्यापार का जो दबाव आया, उस दबाव को कम करने के लिए इस बंदरगाह का क्या किया गया? निर्माण किया गया। तो ये साथियों याद रखना, और इसमें महत्वपूर्ण है कि ये ज्वारीय बंदरगाह है। इसके साथ इसी बंदरगाह का नाम है दीनदयाल बंदरगाह। अब देखिए साथियों, या दीनदयाल पतन। अब एक और बात है कि जो मुंबई पतन है, मुंबई पतन भारत का सबसे व्यस्तम, भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्त अगर कोई बंदरगाह है तो वो कौन सा है, या पतन है तो वो कौन सा है? मुंबई पतन है। ठीक है साथियों, उसके साथ ही हमें याद करना है कि इनकी सहायता के लिए, सहायता के लिए कौन सा? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पतन का निर्माण किया गया, पतन का निर्माण। भाई इनके ऊपर मुंबई पतन से ज्यादा व्यापार हो रहा था। देखो पहले तो स्वतंत्रता से पहले से तो मुंबई और कराची दोनों से हो रहा था, लेकिन फिर कराची पाकिस्तान में गया तो उसके बदले में हमने किसका, कौन से बंदरगाह का निर्माण किया? कांडला का। और उसके बाद फिर भी मुंबई पतन पर जो ज्यादा व्यापार हो रहा था वहां वो ज्यादा व्यस्तम था, इसके लिए फिर क्या किया गया कि इसकी सहायता के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू पतन का निर्माण किया, जो इसकी क्या कर रहा था? सहायता कर रहा था। ठीक है साथियों, अब हम साथियों आगे की ओर बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जैसे मुंबई सबसे बृहत्तम पतनों में से एक है, तो और इसी के साथ ही ये प्राकृतिक तौर पर खुला है, मतलब प्रकृति भी इसका साथ देती है, बहुत बेहतरीन साथ देती है। और इसके सहयोग के लिए हमने कौन सा बंदरगाह बनाया, या हमने कौन सा पतन बनाया? वो बनाया, या भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू पतन बनाया। इसी के साथ ही एक तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी छोर पर है एक पतन बना हुआ, जिसका नाम तूतीकोरन है। और इसी तूतीकोरन पतन से हिंदुस्तान के दक्षिण वाले जो सहयोगी देश है, जैसे कि मालदीव है, श्रीलंका है, उसमें क्या होता है कि व्यापार होता है। और इसके साथ ही अपने चेन्नई हमारे देश का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। तो देखिए साथियों, ये मुंबई पतन, उसके बाद है तूतीकोरन पतन से श्रीलंका व मालदीव
आदि देशों, आदि के साथ, आदि देशों के साथ, अगर देशों के साथ व्यापार, ये भारत का व्यापार होता है तूतीकोरन बंदरगाह से। और ये तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ है? तो ये साथियों तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है बना हुआ तूतीकोरन। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है साथियों, ये स्थल पर बना भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का स्थल पर बना भारत का बड़ा बंदरगाह है, बड़ा पतन या बंदरगाह जो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो विशाखापट्टनम है वो आंध्र प्रदेश में है, तो ये स्थल पर बना भारत का बड़ा बंदरगाह प्राकृतिक रूप से भी ठीक तरीके से बना हुआ है। और इसके साथ अगर भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है तो वो कौन सा है? तो मैं यहाँ लिख देता हूं, भारत का सबसे प्राचीनतम, भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह या जो पतन है वो कौन सा है? वो है अपना चेन्नई। कौन सा है? और ये भी कैसा? सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह, माफ कीजिए साथियों। ठीक है, तो देखिए एक बार वापस ध्यान दीजिए, देखें कि स्वतंत्रता के बाद निर्मित होने वाला पहला पतन वो है या बंदरगाह जो है कच्छ में बना हुआ, कच्छ गुजरात कांडला बंदरगाह है। क्यों बनाया? क्योंकि कराची बंदरगाह था वो पाकिस्तान में चला गया इसके लिए, और ये ज्वारीय बंदरगाह है और इसका नाम दीनदयाल पतन के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद मुंबई पतन है जो भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाहों में से या पतनों में से एक है, और इसकी सहायता के लिए जवाहरलाल नेहरू पतन का निर्माण किया गया है। और इसके साथ ही साथियों जो तूतीकोरन जो पतन है या बंदरगाह है वो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये श्रीलंका व मालदीव आदि देशों के साथ व्यापार में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। और इसके साथ ही भारत का सबसे प्राचीनतम और अगर कृत्रिम बंदरगाहों में देखा जाए या पतनों में देखा जाए तो वो कौन सा है? चेन्नई है। और याद रखिए साथियों, मुंबई के बाद सर्वाधिक व्यापार अगर किसी बंदरगाह से होता है तो वो किससे होता है? वो इसी बंदरगाह मतलब चेन्नई बंदरगाह से या चेन्नई पतन से ही होता है। और इसके साथ ही विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का ये स्थल पर बना भारत का बड़ा क्या है? पतन है या बंदरगाह है। इसके साथ ही साथियों एक अपना हम अगर किसी बंदरगाह की और बात करें, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था जिस समय हम लो आइस की अलग अलग पट्टियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस समय भी हम बात कर रहे थे कि एक मार्मागाओ नाम करके पतन है जो गोवा में है। गोवा का जो मार्मागाओ पतन है उस पतन से लगभग भारत में लौह एवं इस्पात का निर्यात होता है, वो 50% लौह और इस्पात का निर्यात है या आयात है जो भी है वो केवल और यानी कि लौह इस्पात का व्यापार है जो 50% है वो केवल और केवल कौन से पतन से होता है? वो केवल और केवल मार्मागाओ से होता है। तो विशेष मार्मागाओ के लिए याद करना कि लोहे और इस्पात के लिए व्यापार सर्वाधिक या 50% से अधिक व्यापार किस पतन से होता है या किस बंदरगाह से होता है? तो उस बंदरगाह का नाम क्या है साथियों? उस बंदरगाह का नाम है मार्मागाओ। और मार्मागाओ जो है वो कहाँ है? मार्मागाओ है वो अपने गोवा में है। इसके साथ ही साथियों अगर हम कोई नदीय पतन की बात करें या स्थलीय नदीय पतन की बात करें तो वो है कोलकाता है, एक अंतः नदीय स्थलीय पतन है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, विशाखापट्टनम है वो स्थल से भी गिरा हुआ है, गहरा भी है और सुरक्षित पतन भी है। अब देखिए साथियों, कोलकाता पतन है जो भी बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित कोलकाता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, कहाँ देखा कि मुंबई में जो व्यापार बढ़ रहा था उस व्यापार को कम करने के लिए हमने सहायक एक पतन बनाया जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पतन। उसी प्रकार कोलकाता पतन है, उस कोलकाता पतन के भी व्यापार बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए उसके ऊपर जो होने वाला व्यापार है उन्हें कम करने के लिए हमने अलग एक पतन बनाया है जो हल्दिया पतन है। और जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा था कि गंगा नदी जो हल्दिया से लगाकर इलाहाबाद जो जलीय राष्ट्रीय राजमार्ग है
1620 किलोमीटर वो हल्दिया से लगाकर कहाँ तक चलता है साथियों, वो हल्दिया से इलाहाबाद तक है। तो कहने का मतलब है वही चीज है कि वो हल्दिया पतन है वो कोलकाता के क्या करता है, सहायता करता है। किसमें? क्योंकि कोलकाता में ज्यादा व्यापार हो रहा है, तो उस ज्यादा व्यापार को कम करने के लिए या उसके उसके ऊपर होने वाले सामान के या जो ज्यादा व्यस्तम है वो भी, तो उसकी व्यवस्था को कम करने के लिए एक नए पतन का मतलब निर्माण किया है, और वो नया पतन कौन सा है? हल्दिया है, जो उसकी सहायता करता है या उसकी सुरक्षा के लिए है। चलिए साथियों, तो प्रकृति से के तरीके से सुरक्षित है या स्थल से घिरा हुआ है, वो तो है विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम है अपना आंध्र प्रदेश में। इसके साथ ही स्वतंत्रता के बाद जो बना है वो अपना भारत का पहला बंदरगाह है, वो है कांडला पोर्ट है, और ये कच्छ गुजरात में है। और इसके साथ ही इसी पतन का नाम कौन सा, क्या नाम रखा है कि दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह के नाम से। और सबसे व्यस्तम बंदरगाह वो मुंबई है। मुंबई बंदरगाह की सहायता के लिए जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री है, उनके नाम पर नया पतन बनाया गया। इसके साथ ही तूतीकोरन जो अपने कहाँ है, तूतीकोरन बंदरगाह है वो तमिलनाडु में है, और वो बंदरगाह अपने मालदीव और श्रीलंका के साथ क्या करता है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देता है। अब साथियों, ये हमने पढ़ लिया कि जो जलीय मार्ग है वो हमारे लिए व्यापार में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हिंदुस्तान का लगभग 95% व्यापार वो जलीय मार्गों से होता है। और अगर मुद्रा की बात करें तो 68% मतलब 68% जो मुद्रा का व्यापार भी है, मतलब जो मुद्रा आवक है वो भी किससे होती है हमें, कि अपने इसी जलीय परिवहन से ही होती है, जलीय राजमार्गों से ही प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं साथियों, वो करते हैं वायु मार्ग की। कौन सी? वायु मार्ग। अब वायु मार्ग का या वायु परिवहन जो भी है मार्ग या परिवहन, एक बात कर लेते हैं अपन कि जो परिवहन है, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जैसे लंबे लंबे मतलब बहुत बड़े समुद्र है, जहाँ ऐसी स्थिति है जहाँ सड़क बनाना संभव नहीं है, जहाँ रेल पटरियां बिछाना संभव नहीं है, जहाँ ज्यादा ढलान वाले जमीन है, जहाँ ज्यादा दलदली क्षेत्र है, तो ऐसे स्थलों पर रेल या सड़क वगैरह ऐसे में दिक्कत आती है। तो इन विकट क्षेत्रों में क्या किया जा सकता है कि वायु परिवहन को बिछाया जा सकता है, या वायु परिवहन के माध्यम से आवागमन किया जा सकता है। तो इन विशेष परिस्थितियों वाले या विशेष, कहने एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि विकट परिस्थितियों वाले रास्तों पर गुजरने के लिए हमें, या क्षेत्रों से गुजरने के लिए, या भू आकृतियों से गुजरने के लिए हमें किस मार्ग की आवश्यकता होती है? वायु परिवहन की आवश्यकता या वायु मार्ग की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम मानते हैं कि वायु विमान सेवा घरेलू भी हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा भी हो सकती है। जैसे कि हमने जो इंडिगो का उदाहरण दिया था कि हमने पहले भी अपने एपिसोड में। तो कहने का मतलब है, और इसके साथ ही एक हेलीकॉप्टर चलाने वाली जो कंपनी है अभी भी, वो भी क्या कर रही है कि जो तेलीय पदार्थ वगैरह है उनका आवागमन करने में सहायता कर रही है, या फिर वो किसी व्यक्ति के सार्वजनिक तरीके से भी काम करती है, और निजी तरीके से भी वो क्या करती है, अपना काम करती है। तो ये तो है अपना वायु परिवहन। एक इसमें याद रखना है साथियों, वायु परिवहन, वायु परिवहन वायु परिवहन की जो स्थापना है वो 1911 में हुई थी। ठीक है, और याद रखना है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण पूछ लिया जाए आपको, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया था साथियों, वो किया था 1953, 1953 में इसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो बाकी वाला मैंने पहले भी बताया है कि विकट परिस्थितियों में जैसे पहाड़ है, पर्वत है, लंबे लंबे मतलब समुद्र है, तो लंबा पुल भी तो नहीं बनाया जा सकता, तो ऐसे मतलब विकट क्षेत्रों को वायु मार्ग से पार किया जा सकता है। चलिए साथियों, अब हम पढ़ते हैं अपने व्यापार के बारे में। जैसा कि दो देशों के मध्य किया जाने वाला व्यापार क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो सबसे पहले यही देखते हैं हम कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसा व्यापार? अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य किया जाने वाला व्यापार, किया
जाने वाला व्यापार। दो देशों के मध्य किया जाने वाला व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और उसी के साथ ही अंतर्राज्यीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार दो राज्यों के मध्य, दो राज्यों के मध्य किया जाने वाला व्यापार। दो राज्यों के मध्य किया जाने वाला व्यापार कैसा व्यापार कहलाता है साथियों? तो दो राज्यों के मध्य किया जाने वाला व्यापार वो कहलाता है अंतर्राज्यीय व्यापार। उसके साथ ही साथियों अगर हम बात करें कि व्यापार खुद क्या है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण है कि अंतर्राज्यीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पहले हमें ये भी जानना चाहिए कि व्यापार किसे कहा जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि वस्तुओं का आदान प्रदान करना व्यापार है, लेकिन वस्तुओं का आदान प्रदान कहाँ, किस जगह पर? वस्तुओं का आदान प्रदान राज्यों में हो सकता है, वस्तुओं का आदान प्रदान देशों में हो सकता है। और वो किसके द्वारा किया जाता है आदान प्रदान? वो व्यक्तियों के बीच। किसके बीच? व्यक्तियों के बीच जो वस्तुओं का आदान प्रदान। जैसे कि हम यहाँ मैं व्यापार की परिभाषा लिखूं तो व्यापार किसे कहते हैं साथियों? व्यापार कहते हैं कि राज्य या देश में, राज्य या देश में व्यक्तियों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान। क्या देखा हमने कि व्यापार किसे कहते हैं? कि राज्य या देश में व्यक्तियों के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। और तो व्यापार आ गया, अब व्यापारी किसे कहते हैं? व्यापारी जो व्यक्ति उद्योगों में निर्मित वस्तुओं को जो व्यक्ति उद्योगों में निर्मित वस्तुओं को कहाँ पहुंचाता है? वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाता है। वो व्यक्ति जो उद्योगों में निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाता है, उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, व्यापारी कहलाता है, व्यापारी कहलाता है। ठीक है साथियों, तो हमने ये देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। अंतर्राज्यीय व्यापार दो राज्यों के मध्य होता है। हमने ये भी देख लिया कि व्यापार किसे कहते हैं? कि देश या राज्य में व्यक्तियों के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। और व्यापारी किसे कहते हैं? कि जो व्यक्ति उद्योगों से जो निर्मित वस्तुएं हैं उनको उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? व्यापारी कहलाता है साथियों। तो ये इसके साथ ही साथियों हम अगर और पढ़ें तो हम संचार के साधन पढ़ सकते हैं, जैसे कि संचार भी एक तरीके का परिवहन है। वर्तमान में जनसंचार के साधनों में मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, मतलब टेलीविजन, टीवी का मतलब टेलीविजन ही है, रेडियो वगैरह, ऐसे बहुत सारे संचार के साधन है। इस तरीके से डाक भी एक तरीके का परिवहन का साधन है, संचार का साधन है। डाक में भी दो श्रेणी के साधन हो सकते हैं, कि जैसे कि अभी हम जिक्र करेंगे, एक होते हैं प्रथम श्रेणी और एक होती है द्वितीय श्रेणी। तो साथियों मुझे लग रहा होगा कि आपने लिख दिया होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है जो दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार है, दो राज्यों के मध्य होने वाला व्यापार अंतर्राज्यीय व्यापार। और इसके साथ ही अपने के राज्य या देश में
व्यक्ति के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान क्या करना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। और इसके साथ ही व्यापारी किसे कहते हैं? कि वो व्यक्ति जो क्या करता है, जो उद्योगों में निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? व्यापारी कहलाता है। अब साथियों, वो है संचार। संचार जैसा कि चर धातु से बना है। किस धातु से? चर धातु। और इसका अर्थ है चलना। अर्थ क्या है? चलना। संचार चर धातु से निर्मित है और चर का मतलब क्या होता है साथियों? चलना। संचार का ये ग्रुप है इंटरनेट। नहीं, संचार का ये ग्रुप है जनसंचार। संचार भी भिन्न भिन्न तरीके के हो सकते हैं। अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ने को मिलेगा अभिव्यक्ति और माध्यम में कि संचार भी भिन्न भिन्न तरीके से हो सकते हैं, जिसमें मौखिक और अमौखिक हो सकता है, सांकेतिक संचार हो सकता है, अंतर्वैयक्तिक हो सकता है, अंतर्वैयक्तिक संचार हो सकता है, इसी के साथ समूह संचार हो सकता है और इसी के साथ ही जनसंचार भी हो सकता है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जनसंचार के बहुत सारे साधन हैं, जिसमें समाचार पत्र है, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, इसी के टीवी के साथ ही मतलब पत्र पत्रिकाएं भी बहुत सारी हो सकती है, रेडियो हो सकते हैं, डाक भी कह सकते हैं हम। डाक भी एक प्रकार के संचार का ही माध्यम है। और इसी के डाक के साथ ही जैसे समाचार पत्र है, रेडियो है, टीवी है, डाक है, और इसी के साथ ही अगर हम और लें तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट। और इंटरनेट में सब आ गए अपने, जो मोबाइल है, लैपटॉप है, या ये मतलब या टैबलेट है, ये सभी इंटरनेट आदि। ये क्या है? जनसंचार के साधन। जनसंचार के साधन। तो जनसंचार के साधन कौन कौन से? एक नंबर प्रश्न पूछ लिया जाए तो वो समाचार पत्र है, रेडियो है, टीवी है, डाक है, इंटरनेट है, आदि है। समाचार पत्र में प्रत्येक दिन की घटनाएं सुनाता है कि कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ था। आज से 10 वर्ष पुरानी अगर कोई घटना जागृत होती है, उन सब के बारे में हमें जागृत करता है समाचार पत्र, और उन घटनाओं के बारे में अवगत करवाता है, जो प्रत्येक दिन भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है, दैनिक भी हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है, अर्धवार्षिक हो सकता है अर्थात 6 माही हो सकता है, और वार्षिक भी हो सकता है। इसके साथ ही साथियों एक महत्वपूर्ण है डाक। कौन सा है? डाक में दो श्रेणी होती है। एक प्रथम श्रेणी। डाक प्राचीन काल से ही डाक का उपयोग करते हैं हम वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए। डाक के माध्यम से हम चिट्ठियां भेजते हैं, पत्र भेजते हैं। तो एक होता है प्रथम श्रेणी का डाक। डाक का पहला क्या है? प्रथम श्रेणी डाक। प्रथम श्रेणी। और प्रथम श्रेणी में कौन क्या क्या आता है? देखो, पत्र आता है, लिफाफा आता है, पत्र, लिफाफा, ठीक है, या कोई कागजात, ठीक है, कागजात आदि, ये तो आते हैं प्रथम श्रेणी में। इसी के साथ ही द्वितीय श्रेणी में कौन कौन से आते हैं भाई? तो द्वितीय श्रेणी में याद करने के लिए हमें याद रखने होंगे कि द्वितीय श्रेणी डाक में वो आते हैं, वो अपने आते हैं पुस्तकें, कॉपियां, या अन्य कोई भारी वस्तु, अन्य वस्तुएं, ठीक है। अगर पुस्तकें लानी है, कॉपियां है, या कोई अन्य कोई वस्तुएं हैं, तो वो तो आएगी द्वितीय श्रेणी की डाक में। और प्रथम श्रेणी की डाक में कोई पत्र है, कोई लिफाफा है, कोई अन्य कागजात है, तो वे सारी वो किस में आएगी? अपने प्रथम श्रेणी की डाक में आएगी। तो हमने ये समझ लिया कि संचार शब्द भी एक परिवहन का माध्यम हो सकता है साथियों। जैसा कि संचार हमारे मन के जो विचार है हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो भी एक संचार है। हमारा जो संकेत है वो भी एक क्या है? विचार है। जैसे कि एक कोई प्यासा व्यक्ति हो सकता है, तो वो अपने मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई सामने वाला पूछता है, या कोई प्यासा है और वो बोल नहीं सकता, गूंगा है, तो वो उस समय जिस समय प्यास लगती है, जिस तरीके से हम पानी पीते हैं, उस आकृति या ऐसा दृश्य दिखाकर भी वो ये कह सकता है कि या ये तय करवा सकता है, या सामने वाले तक अपने विचारों का परिवहन करवा कर ये उसे बता सकता है, या उसे महसूस करवा सकता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या मांग रहा है? पानी मांग रहा है, मतलब सामने वाला व्यक्ति प्यासा है। उसी प्रकार साथियों के हम हमेशा गुरु को चरण वंदन करते हैं, तो एक ओर से तो हम मुंह से बोलते हैं,
हरिओम है, नमस्कार है, नमस्ते हैं, जो भी हम बोलते हैं या चरण वंदन करते हैं। और दूसरी ओर हमारे शरीर का झुकाव है, हम झुककर उनके चरण नतमस्तक होते हैं उनके आगे, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ये भी एक प्रकार का संचार है। कहने का मतलब है हमारी भावनाओं का, हमारे विचारों का, हमारे संकेतों का क्या हो रहा है? आदान-प्रदान हो रहा है। तो परिवहन में भी क्या होता है? किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान-प्रदान होता है। जैसा कि साथियों आज जो मुद्रा विनिमय है, मतलब वस्तु के बदले मुद्रा लेना। पहले क्या था? वस्तु विनिमय, एक स्थान से दूसरे वस्तु के बदले वस्तु लेना। तो उसी प्रकार एक स्थान से वस्तु को दूसरे स्थान पर पहुँचाना परिवहन है। तो उसी प्रकार संचार भी तो क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों को पहुँचाना क्या है? परिवहन मतलब संचार है। तो हुआ क्या? परिवहन हुआ। जिस प्रकार वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया वो भी परिवहन है। तो एक विचार को दूसरे स्थान तक पहुँचाना भी क्या है? परिवहन है। और इसी के साथ ही हिंदुस्तान में वर्तमान बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती है। हम ये भी देखते हैं कि हमारी 8वीं सूची में भी 22 भाषाएँ अभी है, जिन्हें अनुसूचित भाषाएँ कहते हैं और हिंदी को राजभाषा का दर्जा भी दे रखा है। तो इसके साथ ही साथियों हमारे देश में सिनेमा भी पीछे नहीं है और कहा जाता है कि दुनिया में सर्वाधिक अगर कोई सिनेमा में मतलब फ़िल्म निर्माता में कोई देश आगे अग्रणी है, तो वो हिंदुस्तान है। लगभग 1 साल में 800 फ़िल्मों का निर्माण करता है। ये आंकड़े मैं रचना और अभिव्यक्ति के माध्यम से अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हो, तो आपको 11th या 12th की बुक में मिल जाएगा, कहीं अगर आप देखने का प्रयास करते हो तो। अब देखिए साथियों, अगली बात ये है कि जो फ़िल्म है, ये चलचित्र है, इन सब के लिए हमारा देश अग्रणी है, लेकिन इन्हें मान्यता कौन देता है? तो हमारे देश में राष्ट्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड बना हुआ है, वो क्या करता है? इनको मतलब मान्यता देता है कि ये कैसे हैं, सही है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। अगर ये रिलीज़ हो गई या अगर ये हमारे देश में सार्वजनिक हो गई थी, तो उसका क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभाव नहीं होगा, ये सब सोच समझ कर उस बोर्ड के द्वारा मान्यता मिलने के बाद ही ये क्या आती है, हमारे सामने आती है। अब रही बात है साथियों पर्यटन जो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो रेलें हैं, जो सड़क मतलब जो रेल मार्ग है, जो सड़क मार्ग है, जो वायु मार्ग है, ये कहीं न कहीं जैसे कि विदेशी जो पर्यटक आते हैं हमारे देश में, उनको भी लाने का काम करते हैं या जो देसी पर्यटक है, वो भी आने-जाने का काम करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे कि हम जोधपुर के हैं, हमने मेहरानगढ़ दुर्ग को देख लिया और हमने भी सुना है ताजमहल बहुत प्रसिद्ध जगह है। हमने भी सुना है कि लाल किला बहुत बेहतरीन है। हम ये भी सुनते आए हैं कि गुलाबी नगरी क्यों कहते हैं जयपुर को, हवा महल जयपुर में कहाँ है, कैसा है? या झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? वहाँ कैसी झीलें हैं, वहाँ कैसा दृश्य है? क्या तो हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ देखने की क्या होती है, लालसा होती है। और कहीं न कहीं ये परिवहन के साधन व्यक्ति की उस लालसा को पूर्ति करने की का भी काम करते हैं। तो इसीलिए ये परिवहन के साधन है, ये पर्यटन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ज्यों-ज्यों परिवहन के साधन बढ़े हैं, त्यों-त्यों पर्यटन उद्योग में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। उनके मतलब पर्यटकों में भी बढ़ोतरी हुई है और उनकी आमदनी में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार साथियों हमने बात की आज की कि हम परिवहन को एक किस प्रकार या किस रूप में देख सकते हैं। मैं एक बार फिर ज़िक्र कर रहा हूँ इसी पाठ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जैसा कि हमने सड़क परिवहन के जो 6 भिन्न-भिन्न प्रकार देखे थे अलग-अलग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर है या स्वर्ण चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग है या इसके साथ ही राज्य सड़क मार्ग है या हम देख सकते हैं कि जिला सड़क मार्ग है या अन्य सड़क है या सीमांत सड़कें हैं, ये सब कहीं न कहीं हमें देखने के लिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके साथ ही जो सीमांत सड़क संगठन का निर्माण 1960 में हुआ और इसके साथ ही जो अटल टनल बनाई गई है, वो भी हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो भी थोड़ा याद रखना। और इस जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, जिसके 2 गलियारे हैं, अपने उत्तर से दक्षिण और एक है पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लगाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है उत्तर से दक्षिण में और इधर असम से असम के मनसेरा से होते हुए फिर पश्चिम में कहाँ जाता है, गुजरात के पोरबंदर तक फैला हुआ है, तो ये भी थोड़ी-सी चीज़ें याद रखनी है। उसके साथ ही पाइपलाइनों के बारे में भी हमने देखा है कि ये कहीं न कहीं जो मतलब गैस को आदान-प्रदान करना ये है तो महँगा बहुत, लेकिन इससे क्या हो सकता है कि अगर एक बार इसे बिछाने के लिए या एक बार इसका काम पूरा हो गया, तो उसके बाद लंबे समय के लिए कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है और दूसरा इससे आवागमन में की गति धीमी नहीं होती क्योंकि ये लगातार चलता ही रहता है और इससे जो
मतलब जिस कहने का मतलब है कि इससे ये दुर्घटना के भी कम चांस रहते हैं। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि दुर्घटना होती भी है तो दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर भी इतना चांस नहीं रहता कि हम आए दिन सुनते हैं कि सड़क मार्ग में हज़ारों लाखों लोग मर जाते हैं सड़क दुर्घटना में। अगर एक दिन के आंकड़े की बात करें तो भी लगभग 5-10 हज़ार के आसपास लोगों की डेथ होती है, केवल और केवल सड़क दुर्घटना के ज़रिए। और हमने ये भी है कि जो पाइपलाइन है कभी गैस रिसाव हो जाता है, पाइपलाइन फूट जाती है। हमने भोपाल गैस त्रासदी को देखा है, तो आज तक हम उस भोपाल गैस त्रासदी को नहीं भूल पाए। इस प्रकार साथियों अनेक प्रकार की ऐसी बातें हैं या जो परिवहन के साधन हैं, जो हम सब के लिए सहायता प्रदान करते हैं या परिवहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही साथियों एक छोटी-सी चीज़ और होती है, जैसे डिजिटल भारत के तौर पर एक भारतीय प्रतिभा मतलब जो सूचना प्रौद्योगिकी है, उनके माध्यम से डिजिटल भारत को बढ़ावा दिया जा रहा है, आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तत्कालीन या वर्तमान प्रधानमंत्री जी की भी ये मुहिम है कि किसी तरीके से आत्म भारत को, डिजिटल भारत को लोकल से वोकल, लोकल फॉर वोकल की बात है उनकी, वो भी हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज अपने एपिसोड में इतना ही। अपन बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने अगले आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।